Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, जैसा कि आपको पता है हम DSSB PGT कॉमर्स जो जुलाई 2018 में एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं और आज का सेशन 5th है इस सीरीज़ में। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के सेशन पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो, क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे और साथ में डिस्कस करते चलेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73, इससे फर्स्ट टू 172 हम ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हो। आज का क्वेश्चन है 73 जो फर्स्ट है इस सीरीज का, इस सेशन का। When a company distributes its product through a channel structure that includes one or more reseller is known as। कह रहा है जब अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किससे? चैनल स्ट्रक्चर से, वन और मोर रीसेलर, जिसके बीच में वन और मोर रीसेलर आ रहे हैं। मीन्स लाइक जैसे भाई एक प्रोडक्शन कंपनी एक कंपनी है, कंपनी का आप आगे जाओगे तो मिलेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लायर। उसके बाद गया होलसेलर, एक होलसेलर, उसके बाद एक और होलसेलर, उसके बाद रीसेलर और देन कस्टमर, फाइनल कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट है वो पहुँच रहा है। तो मीन्स ये बात हो गई कि ये जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन ना करके, मीन्स डायरेक्टली कस्टमर को ना सेल करके, बीच में जो चैनल्स हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये बताना है आपको। इसको कहते हैं मल्टीपल लेवल मार्केटिंग या फिर इनडायरेक्ट मार्केटिंग, थर्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फोर्थ डायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे हो गई? डायरेक्ट मार्केटिंग होगी नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भेज रहा है, कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर रहा, मीन्स डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 74, इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? नेट एसेट, टोटल एसेट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फोर्थ डेप्रिसिएशन। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। एंड यस, दैट इज राइट ऑप्शन इज थर्ड, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जब हम किसकी बात करते हैं? वर्किंग कैपिटल की। इक्वेशन होती है कि जब वर्किंग कैपिटल निकालनी हो तो हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को डिडक्ट कर देते हैं, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड। कहता है इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड है? मीन्स एक जो होगा वो आपका ऑफ द जॉब होगा, इसके अलावा जो 3 होंगे वो ऑन द जॉब होंगे। कोचिंग आप कैसे देते हो? ऑफ द जॉब या ऑन द जॉब? जॉब रोटेशन, लेक्चर्स या इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखो आप जब कोचिंग बात करते हो तो कोचिंग आप कहाँ पर दोगे? ऑन द जॉब। जॉब रोटेशन किस पे करेंगे? जब आप जॉब रोटेट कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी अदर लेवल पे तो कहाँ करेंगे? ये भी ऑन द जॉब होती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि जो न्यू कमर होता है वो जाकर, या कोई बच्चा है जो मतलब अपनी डिग्री करने लग रहा है वो इंटर्नशिप पे जाता है, उसका मतलब है कि वो जॉब एक्सपीरियंस करे वर्क स्टेशन के ऊपर। सो दैट ये भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन इज 3। लेक्चर जो दिए जाते हैं वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में दिए जा सकते हैं, मीन्स ऑन द जॉब नहीं दिए जा सकते। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 76, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इनमें से किसने थ्योरी दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज की? एडम स्मिथ ने, रेमंड ने, माइकल पोर्टर ने या फिर डेविड रिकार्डो। देखिए डेविड रिकार्डो काफ़ी फेमस है, थ्योरी इन्होंने जो दी थी वो थी कंपैरेटिव एडवांटेज, है ना। देखो डेविड रिकार्डो है वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड है, और जो एडम स्मिथ थे इन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज। इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी एडम स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जो 77 है। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट करता है? IRDA, RBI, SIDBI या SEBI। देखो RBI तो नहीं करता, वो तो
मनी मार्केट करता है, IRD किसको करता है, इंश्योरेंस को करता है, लेकिन जो सेबी है वो किसको करता है, म्यूचुअल फंड्स को भी करता है और आपके कैपिटल मार्केट को भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, हाउथॉर्न स्टडीज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, हमने हो सकता हाँ जो अपना 4th सेशन हुआ था उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हाउथॉर्न स्टडी में एक्चुअली हुआ क्या था। तो ऐसे बताइए किस पर डेवलपमेंट किया था, इस पर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये थोड़ा NT कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई हुई टाइपिंग में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हाउथॉर्न स्टडी एल्टन मायो ने दी थी वो दी थी ह्यूमन रिलेशंस पे, कि जो फैक्ट्रीज होती हैं या फिर जो वर्क स्टेशन होता है वहाँ पे ह्यूमन्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस हो पाए, उनके रिलेशन अच्छे बनेंगे। इसमें यही कहा गया था कि जो वर्कर्स होते हैं वो सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रिलेशनशिप को, कि भाई अपने जहाँ जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन सैलरी या कोई अदर इंसेंटिव। सो मैनेजर को अपने जो को वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए और साथ में उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगर वो अदर जो ग्रुप है वो आपस में मीन्स अगर अच्छा रिलेशन बना रहे हैं तो, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप में हाउथॉर्न स्टडी की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 79। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। इनमें से किसने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी थी। इंटरनेशनल ट्रेड की 4-5 थ्योरी हैं, ये कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 2 तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं, एडम स्मिथ वाली भी आ चुकी है, डेविड रिकार्डो भी आ चुका है, और जो 3rd है वो भी देखिए, अब खुद सोचिए जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर 3 इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आ चुकी हैं आपके सामने, मतलब 3 क्वेश्चंस तो इसी में से बन गए आपके इंटरनेशनल ट्रेड में से जो थ्योरी है उनमें। तो इसका राइट ऑप्शन इज है ओहलिन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। ऑन ज्वाइनिंग IMF ईच मेंबर इज असाइंड अ कोटा इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स। देखिए ये भी 2 टाइम्स एक क्वेश्चन, इस SDR के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो आपको बताना है कि IMF में अगर कोई भी मेंबर ज्वाइन करता है तो उसको असाइन किया जाता है कोटा, जो क्या होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि SDR क्या होते हैं। तो SDR क्या होते हैं, पेपर गोल्ड होते हैं, और ये एक तरह से इसको करेंसी नहीं कहते, इंस्ट्रूमेंटल करेंसी होती है ये, ठीक है। तो किस कोरस्पॉन्डिंग होते हैं ये बता रहे हैं, पूछ रहा है रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर फोरम। मतलब उस कंट्री जो मेंबर बनेगी नहीं उसको जो SDR मिलेगा उसका कोटा है किसके कोरस्पॉन्डिंग में वो डिसाइड किया जाता है, असाइन किया जाता है। मतलब इस पर कि भाई उसका जो रिलेटिव पोजीशन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसी उस कंट्री की, या फिर उस जो पर्टिकुलर कंट्री मेंबर है उसकी पोजीशन क्या वर्ल्ड न्यूक्लियर फोरम में, या फिर उसकी रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी या रिलेटिव पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए जो कोटा होता है वो असाइंड होता है रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, की पर्टिकुलर कंट्री मेंबर है उसकी पोजीशन क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 81। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इन 2। जब हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की जो कैश फ्लो से रिलेटेड है, कहते हैं कैश फ्लो को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो हम जो कैश होता है कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या 4th ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं एंड यस राइट ऑप्शन इज 4th ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 82। अ कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। इसमें पूछ रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इंश्योर करता है कि किसी भी जो एंटरप्राइज है उसका लिक्विडेट नहीं होगा वो नियर फ्यूचर में। बिजनेस एंटिटी, नन ऑफ दीज, गोइंग कंसर्न या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपने कॉन्सेप्ट और ये इसके कन्वेंशन से बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, प्रिंसिपल्स इसके अकाउंट के। तो क्या होगा, बिजनेस के जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उससे हमें पता चलता है कि जो नियर फ्यूचर में कोई जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है
वो लिक्विडेट नहीं होने वाला, वाइंड अप नहीं होने वाला। राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, टू की एस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट के टू एस्पेक्ट कौन से होते हैं, की पूछ रहे हैं। मेन टाइम एंड मनी, टाइम और मनी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, टाइम एंड मैनेजमेंट। देखिए कोई भी इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्ट करने लग रहा है तो उसको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है ना, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले वो क्या देखता है कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। यस, क्योंकि रिस्क होता अनसर्टेन होता है। ओके, और टाइम भी देखता है कि जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है क्या। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ, टाइम एंड रिस्क। क्वेश्चन नंबर 84, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन, जब हम प्रॉफिट पीवी रेशियो निकालते हैं उसके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में किसका रिलेशनशिप बताता है, बताइए। कंट्रीब्यूशन सेल का, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट का, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट एंड सेल का। जो हमारा पीवी रेशियो होता है वो किसका रिलेशन बताता है, कंट्रीब्यूशन और सेल का। चलिए राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कहता इनमें से कौन सा राइट नहीं है जो इंक्लूडेड नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आ चुका है वो 2019 आ चुका है, लेकिन इससे पहले जो था 1986 में वो कहता है इनमें से कौन सा है, मीन्स 3 तो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व 1986 में, लेकिन जो 1 है वो इन्वॉल्व नहीं था। बताइए कौन सा है। राइट टू प्रेजेंटेड, राइट टू सेफ्टी, थर्ड राइट टू हर्ड एंड राइट टू चूज। देखो ये तीनों जो थे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसके ये इन्वॉल्व थे, लेकिन जो राइट टू प्रेजेंटेड था ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 86, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। देखिए आपको पता होगा जो BRS हम बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो हम क्यों करते हैं, वो किसका डिफरेंस बताता है, आपको बताना होगा। फर्स्ट, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम और ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक, या फिर द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम और द कैश बुक एंड द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसको मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, हम चलो पोएम ही से काम करते हैं। राइट ऑप्शन इसका ये है। देखो जो हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, वो 2 चीज़ों का डिफरेंस बताता है। एक, अगर बैंक कॉलम है आपका जो पासबुक में, जो एक तो बताता है कि जो आपने अपने अकाउंट के अंदर बैंक कॉलम बना रखा है उसके अंदर बैलेंस क्या आ रहा है, साथ मतलब कैश बुक की बात कर रहा है, कैश बुक के अंदर जो अपने बैंक कॉलम बना रखा है उसके अंदर बैलेंस कितना है, और साथ में जो पासबुक है आपकी उसके अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, दोनों को मैच करना होता है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 87, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। कहते हैं, इसे पूछ रहे हैं जब हम शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है किससे, ये आपको बताना होगा। जब कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट में जो हम ट्रांसफ़र करते हैं बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं, उस पर बनाते। देखो ये जो बनाते हैं हम बनाते हैं कि भाई कितना कोल्ड किया था कंपनी ने, वो बात अलग है, उसने पे नहीं किया तभी हमने फॉरफिट किए, लेकिन कंपनी ने कितने मंगवाए उस अमाउंट से हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, प्रोफिशिएंसी या रिलायबिलिटी। इनमें से एक नहीं है, 3 है। तो देखो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई स्टेटमेंट बनाई उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो उसके अंदर होनी चाहिए,
वो रेलिवेंट भी होना चाहिए, उसके अंदर रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन प्रोफिशिएंसी की हम बात नहीं करते, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 88 89 अ पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, सच एन एग्रीमेंट कैन बी। जब हम पार्टनरशिप में जाते हैं, कोई भी पार्टनरशिप क्रिएट होती है तो कैसे होती है? इम्प्लाइड एग्रीमेंट से हो जाती है, या फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, या फिर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, या फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। देखिए जो एग्रीमेंट होता है ना, वो केवल एक्सप्रेस करके भी एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से भी क्या हो जाता है, क्रिएट हो सकती है एक पार्टनरशिप फर्म, या फिर इम्प्लाइड भी कर सकते हो आप। अगर एग्रीमेंट आप इम्प्लाइड करके भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज। ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर उसमें था टाइम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था उसके अंदर, है ना। यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया और उस टाइम वहाँ पे पिछले जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर ये ऑप्शंस में दे रखा था, तो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। सेकंड, नेट प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, या फिर थर्ड, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, या फिर डेबिट कैपिटल अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। देखो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक तरह से क्या होता है, एक ऐसा रेशियो होता है जिससे हमें सोल्वेंसी का पता चलता है ना। इसमें जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज मतलब उसको पता, एक जो बिजनेसमैन होता है उसको पता होना चाहिए, या फिर जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंपनी में, तो वो इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता लगा सकता है कि भाई ये जो बिज़नेस चल रहा है ये अपने प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट है उसका ऑल ओवर उसको कवर कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मीन्स जो उसने डेब्ट ले रखा है, उठा रखा है, उसका एटलीस्ट इंटरेस्ट को तो कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो बचेगा तभी तो प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद। तो सबसे पहले उसके अंदर किसको करना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सबसे पहले देखा जाता है इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, कि जो प्रॉफिट हुआ है वो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का, और इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, इन दोनों में एक तरह से और देने के बाद एक तरह से कंपैरिजन होता है ये, ठीक है। राइट ऑप्शन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 91 द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर। हमारा शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है, कहाँ दिखाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, लड्डू क्वेश्चन है। रिजर्व एंड सरप्लसेस में, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल, बताइए। देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है उसके अंदर जो है रिजर्व एंड सरप्लस में ये दिखाया जाता है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द BSE सेंसेक्स। जब हम बात करते हैं BSE सेंसेक्स में तो कितनी कंपनीज हैं, कितनी कंपनीज के स्टॉक लिस्टेड होते हैं, 80, 50, 100 या 30। मतलब कहने का मतलब है कि BSE के अंदर जो सेंसेक्स होता है, BSE सेंसेक्स में जो लिस्ट होती है कंपनी, टॉप 30 को वो लिस्ट करते हैं, मीन्स वो अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं। जो टॉप होती है, जिनकी शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा चल रही होती है, जिनके शेयर की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, टॉप 30 को दिखाते हैं ये लोग। तो वो कौन से होते, मैंने बोल दिया आंसर, तो राइट ऑप्शन इज 30 और BSE 30, निफ्टी में 50, निफ्टी 50 थोड़ा याद कर लेना, याद हो सकता है आराम से आपको, निफ्टी 50 समझ गए होंगे, और BSE में 30 स्टॉक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ओन कॉस्ट। कहता है इनमें से कौन सा है जिसको जाना जाता है ओवरहेड कॉस्ट में। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है हमारी कॉस्ट काउंटर में, बताइए। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब बात कर रहे हैं डायरेक्ट ये तो कट ही गए, क्यों कट गए बताइए, क्योंकि हमारे प्राइम कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, केवल लेबर को हम ओवरहेड में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जो इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 94 A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:5 दे एडमिटेड C
own 1/4 share in the future profit new ratio between A, B, C। तो बताना है इनके बीच में रेशियो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है। मान लीजिए C है, C को 1/4 मिल रहा है, ठीक है, मतलब 4 में से 1 मिल रहा है, 4 में से 1 मिल रहा है इसको, ठीक है। तो जो बच गया 3/4 वो किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। तो जो 2:5 में जो आपको यहाँ पर मिले वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 6:7 में 5 का रेशियो नहीं बन रहा, 7 6 में भी नहीं बन रहा, इसमें नहीं, लेकिन 4th में बन रहा है, इसमें बन रहा है 3:3 से हम डिवाइड जब करते हैं 3 से 2 और 5 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो राइट, क्योंकि इसमें से देखिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि ये जो सी को जो शेयर मिलेगा, वो जो सी को शेयर मिल रहा है वो इनमें से कौन शेयर दे रहा है, अपने हिस्सा कौन सा दे रहा है, नहीं पता चल रहा। तो इस तरह से हम इजीली आंसर का गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द बैलेंस शीट ऑफ अ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। बैलेंस शीट बनाते हैं किसकी, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, नोट फॉर प्रॉफिट NPO। जब हम NPO के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं तो इनमें से कौन सा कंटेन नहीं होता है, एसेट्स, ओनर, इक्विटी, डेटर या बिल्डिंग। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अंदर ओनर होता ही नहीं है, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, ओनर कोई नहीं होता इसके अंदर। तो यही जो है हमारा रॉन्ग है, मीन्स आंसर होगा हमारा 2। इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें जो कैपिटल होता है एज ए कैपिटल फंड मानी जाती है, ओनर की इक्विटी नहीं मानी जाती है। और NPO जो MPO के मेंबर्स हैं वो ओनर नहीं बल्कि एज ए मेंबर काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। राइट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए 96, अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। कहता है इनमें से कौन सा मेथड है अकाउंटिंग का जिसमें अटेम्प्ट किया जाता है हम मॉनेटरी वैल्यू को कांस्टेंट नहीं ले सकते, किसके इफेक्ट से, इन्फ्लेशन के इफेक्ट से, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो कौन सी अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। 12th में आपने इन्फ्लेशन अकाउंट जरूर पढ़ा होगा। देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हमें पता चलता है कि भाई जो अकाउंट हम बना तो रहे हैं ये तो हिस्टोरिकल बेसिस पे, हिस्टोरिकल डाटा पे है, लेकिन जो इन्फ्लेशन आता रहता है, कभी अप जाता है कभी नीचे आता है, तो सर्टेन नहीं रहता है डाटा। जो आज जो मनी की वैल्यू है ज़रूरी नेक्स्ट ईयर वही सेम रहेगी। तो हम एक तरह से इन्फ्लेशन अकाउंट भी बनाकर चलते हैं। राइट ऑप्शन इज 4th। 97, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नोन एज। कहते हैं हम कोई स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन की बना रहे हैं इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, हमने कोई एक तरह से ये एक एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं हमारे, उससे बनाई जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं उसी में ही हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ लेकर एक फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल डाटा होता है वो नहीं होता, ओनली एस्टिमेटेड होता है। सो ऑप्शन इज 4th। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज and their average employment tenure in the organization. This is essence of। कहते हैं एक ऐसा फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स का एक वैल्यू आती है, ह्यूमन रिसोर्स इज द फंक्शन ऑफ, वैल्यू बतानी है हमें, नहीं बतानी मतलब बता है, एक मॉडल है इसमें जिसमें वैल्यू निकाली जाती है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का, जिसको क्या कहते हैं एवरेज सैलरी। भाई आप एम्प्लॉय को एवरेज सैलरी दे रहे हो, ठीक है, किससे उसको डिवाइड करते हैं, देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन्होंने कितना टाइम काम किया उसके एवरेज से, मतलब उस एवरेज से उसको डिवाइड कर देते हो, किसको, उसकी एवरेज सैलरी से, उसकी एवरेज सैलरी को आप डिवाइड कर देते हो उसके एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर से। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, मॉडल क्या है, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल, ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल, अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल या 5 डायमेंशन मॉडल।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 98 का राइट ऑप्शन क्या होगा, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 99, टू टेस्ट द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज्ड। जब हम टेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की, इनमें से कौन सा रेशियो है यूज किया जाता है। टर्नओवर रेशियो, एसिड टेस्ट, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, डेबिट इक्विटी। लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कहाँ पे कौन से रेशियो से कैलकुलेट की जाती है। तो बताइए, देखो अभी हमने टाइम इंटरेस्ट रेशियो तो हमने किया था, वो तो कवरेज किया था खैर। तो जो हमारा जो काफ़ी फेमस है डेब्ट इक्विटी रेशियो, किसी इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लेता है उस कंपनी का। तो उससे पता चल जाता है कि कंपनी लॉन्ग टाइम तक कितनी सोल्वेंसी में है वो, ठीक है, कब तक मतलब सर्वाइव कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, उसकी सोल्वेंसी का पता चल जाता है। राइट ऑप्शन इज 4th। 100, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अगर मेरा आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द रियल टाइम। और हमारे साथ बहुत सारे MCQs हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। आप अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा शो नहीं होता कंपनीज के बैलेंस शीट में। फर्स्ट, अथोराइज्ड कैपिटल होती है ये तो। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल बिल्कुल होती है। रिजर्व कैपिटल, कोल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल सब होती है। रिजर्व कैपिटल वाइंड अप के टाइम पे मंगवाई जाती है, ये यहाँ पे शो नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। आपको पता होगा ना, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल है वो शो नहीं की जाती, वो लास्ट वो कुछ ऐसा होता है कैपिटल जिनको केवल और केवल वाइंड अप के टाइम पे ही मंगवाया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।